हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज हम लोग एमएससीपी को देखेंगे। एमएससीपी का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाई एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को अच्छी तरह समझा पाऊँ, फिर भी मेरी तरफ से अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। एमएससीपी एक मॉडिफाई एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन है। आप कहोगे सर ये क्या होता है? देखिए, एमएससीपी क्या है ना कि सरकार ने सोचा कि अगर मेरा एक कोई कर्मचारी है जो बहुत साल से जो है एक ही पोस्ट पे काम कर रहा है, मतलब एक ही ग्रेड पे काम कर रहा है बहुत साल से, तो सरकार ने सोचा कि एक कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है ना उसके सैलरी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, कम से कम उसका सैलरी तो बढ़ा दे। पोस्ट बढ़ाए ना बढ़ाए, पोस्ट बढ़ाने के लिए आप जानते हैं कि प्रमोशनल एग्जाम देना पड़ता है या फिर बहुत सारा रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट बढ़ता है। लेकिन सरकार ने कहा कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है ना कुछ टाइम पीरियड के लिए बहुत दिन से एक ही पोस्ट, एक ही मतलब ग्रेड पे या बेसिक पे काम कर रहे हैं, तो उसका एक जो है ना एक इंक्रीमेंट उसे दे दिया जाए उसके बेसिक पे या ग्रेड पे। इसे ही हम लोग जो है कैरियर प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसके कैरियर को थोड़ा सा, उसके सैलरी को एक तरह से कहिए ना, ये फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। मतलब सैलरी में थोड़ा हाइक होता है, ना कि उसके पोस्ट में हाइक होता है। जिस पोस्ट पे उसी पोस्ट पे रहेगा, लेकिन उसके सैलरी थोड़ा हाइक कर जाएगा। ठीक है। एमएससीपी जो आया था वो सबसे पहले एसीपी होता था, एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पहले होता था एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन, जो कि 9/8/1999 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। एसीपी कब स्टार्ट हुआ था? तो 9/8/1999 में हुआ था। ये किसके लिए होता था? तो ग्रुप ए के स्टाफ को छोड़ करके BCD जो है उसके लिए होता था। इसमें क्या होता था एसीपी में? तो 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाता था, 12 साल और 24 साल पे। मतलब कोई एम्प्लॉय एक ही पे पे जो है, एक ही बेसिक पे 12 साल काम करेगा ना, तो उसको 12 साल के बाद जो है उसके बेसिक पे को 1900 से, मानिए कोई एम्प्लॉय 1900 पे था तो उसको 2000 कर देगा, या 2400 कर, अगर 2000 पे साथ 2400 कर देगा। ठीक है कि नहीं आया समझ? तो ये 12 साल और 24 साल ऐसे होता था एसीपी में। ठीक है। नेक्स्ट बेसिक पे उसे कर दिया जाता था। अगर कोई एम्प्लॉय 12 साल तक एक ही पोस्ट पे बैठा हुआ है, एक ही पे बैठा हुआ है, और कोई भी प्रमोशन उसका नहीं हुआ है ना, तो उस केस में क्या किया जाता था? उसके बेसिक पे को एक लेवल बढ़ा दिया जाता था। ठीक है। इससे उसके जो है ना पोस्ट में कुछ नहीं होता था, मतलब उसका जो पोस्ट है वही रहेगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, डेजिग्नेशन उसका सेम रहेगा। ठीक है। उसे कुछ ऐसा नहीं मिला, बस उसका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, मतलब उसके बेसिक पे बढ़ने से 1900 से 2000 हो गया, तो अब बेसिक पे बढ़ने से क्या होगा? उसका सैलरी हाइक हो गया। इसीलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम है ये। ठीक है। तो ये बात कर रहा था मैं एसीपी की। लेकिन क्या हुआ ना कि ये 5th पे कमीशन में, एसीपी कब था? 5th पे कमीशन में था। उसके बाद 6th पे कमीशन जब आया ना, तो उसने कहा कि सर एसीपी को थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि एसीपी को आप थोड़ा मॉडिफाई करके इसे बना दीजिए एमएसीपी, मॉडिफाई एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन। ठीक है। तो ये 1/9/2008 से एमएसीपी स्टार्ट हो गया। एमएसीपी कब स्टार्ट हुआ? 1/9/2008 से। लेकिन ये होता किसके लिए था? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए होता था। तो उसके बाद सरकार ने सोचा कि हमारा तो और भी डिपार्टमेंट है, ऑटोनोमस बॉडी भी हमारे अंदर आता है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी हमारे अंदर में आता है। तो उसके लिए सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके 3/8/2010 से जो है सेंट्रल ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए भी, सेंट्रल का जो ऑटोनोमस बॉडी है और जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके लिए भी 3/8/2010 से लागू कर एक्सटेंड किया इस स्कीम को। तो क्या याद रखना है कि सर एमएससीपी स्टार्ट हुआ था 1/9/2008 से केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन 3/8/2010 से इसको एक्सटेंड करके किसके लिए और लगा दिया? तो और स्टैट्यूटरी बॉडी और जो ऑटोनोमस बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उसके लिए। ठीक है। तब ध्यान रखिएगा कि ये एमएससीपी किस पे लागू होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पे, साथ ही साथ जो है 2010 के बाद से इसे सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी पे भी अप्लीकेबल हो गया। अब रहा कि एसीपी में क्या होता था कि ग्रुप ए को छोड़ के होता था, लेकिन जो एमएससीपी जब आया ना 2008 में एमएससीपी आया ना, तो ये सबके लिए हो गया। मतलब ग्रुप ए के लिए भी हो गया, बी के लिए भी हो गया, सी डी जितने भी ग्रुप होते हैं सभी के स्टाफ के लिए हो गया। ठीक है। अब उसमें क्या होता था? 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाता था, इसमें 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाने लगा। उसमें 12 साल 24 साल पे होता था, इसमें 10 साल 20 साल 30 साल पे होने लगा। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर कोई एम्प्लॉय है, वो एमएससीपी के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई एम्प्लॉय है एक ही जो है पे एक ही बेसिक पे जो है ग्रेड पे मानिए, एक ग्रेड पे मानिए कि वो काम कर रहा है। ठीक है। मानिए कि उसका जो है 2800 का ग्रेड पे वो काम कर रहा है। ठीक है। तो जो मानिए 2800 का ग्रेड पे है ना, तो अब वो अगर 10 साल उसी पे काम कर रहा है ना, कोई कुछ प्रमोशन सब नहीं हुआ उसका, तो उसको जो है ना 10 साल के बाद जो है उसका ग्रेड पे को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा जाएगा। 2800 से जो अगला होता है 4200 पे कर दिया जाएगा। ये 10 साल, फिर उसके बाद जब 20वां साल होगा तब उसको फिर से एक बढ़ा दिया जाएगा, अगर उसी पे रहता है तो। अब 3 फाइनेंशियल एमएससीबी में 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाता है, 10 साल कंप्लीट होने पे, 20 साल कंप्लीट होने पे और 30 साल कंप्लीट होने पे। आई थिंक आपको समझ में आ गई। ये पूरे सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ कि 3 ही बार केवल मिलता है। ठीक। इसमें क्या किया जाएगा? हम लोग ने ये भी देखा था कि 6th 7th पे आने के बाद जो आप ग्रेड पे होने लगा बात, तो एक ग्रेड पे को उससे आगे कर देगा। ठीक है। और उसके जो पे मिलता था उसमें 3% का हाइक भी किया जाएगा, इंक्रीमेंट भी किया जाएगा। कि नहीं आया समझ में? तो एमएससीपी मतलब समझे ना, एमएससीपी जो है 2008 में आया था। ये ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप ए ग्रुप बी सबके लिए एप्लीकेबल था।
3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाना 10, 20, 30 में, ठीक है। इसमें जो है ग्रेड पे को बढ़ा दिया जाता था, एक ग्रेड पे को बढ़ा दिया जाता था, साथ ही साथ 3% जो है सैलरी के भी जो पे होता है उसमें भी हाइक किया जाता था। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये जो MACP है या ACP है, ये सब फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम है। इससे किसी का भी नो चेंज इन डेजिग्नेशन या क्लासिफिकेशन, उसके कोई पोस्ट का नाम नहीं बदलेगा, ना ही उसके डेजिग्नेशन में कुछ नहीं होगा, ठीक है। नहीं अब रहा कि सर ये आपने बोला ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D सब पे अप्लाई होता है, तो यस सब पे अप्लाई होता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये सब पे अप्लाई होता है, लेकिन वो होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब मैंने अभी बोला ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर आना चाहिए। तो अब लिखा हुआ है कि नॉट अप्लीकेबल, किस पे अप्लाई नहीं होता है, तो हमेशा याद रखिए कोई कैजुअल वर्कर है तो कैजुअल वर्कर पे अप्लाई नहीं होगा, या कोई एम्प्लॉय है जो टेम्प्रोरी बेसिस पे काम कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है, तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। कोई और एक चीज़ ये भी लिखा है कि ऑफिसर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रेड ए सर्विस, ये क्या होता है मुझे नहीं पता, आप लोग को पता हो तो बताइएगा। ये लिखा हुआ है, याद ध्यान रखिए आप कि ऑफिसर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस पे भी अप्लीकेबल नहीं होता है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रुप ए सर्विस है तो उस पर लागू होता है, ठीक है। तो सर अप्लीकेबल किस पे होता है, तो रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, याद रखिएगा सिविलियन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय पे ये लागू होता है, चाहे वो ग्रुप ए का हो या बी का हो या सी का हो या डी का हो, ठीक है, सब पे ये लागू होता है, रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, ठीक है। अब कुछ कंडीशन है जो MACP लगने के लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहला तो कंडीशन मैंने बता दिया कि MACP के लिए सबसे पहले क्या होगा कि ग्रेड पे, एक ही ग्रेड पे 10 साल काम करना पड़ेगा, तभी ये लगेगा, ठीक है। सेम लेवल पे सेम ग्रेड पे जो है 10 साल अगर कोई पर्सन कंप्लीट करता है, कोई एम्प्लॉय कंप्लीट करता है, तभी MACP उस पर लगेगा और उसे जो है एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन उसके ग्रेड पे को एक लेवल बढ़ा दिया जाएगा, कि नहीं आया समझ, ठीक है। अभी ध्यान यहाँ रखना है, कंटिन्यूस या रेगुलर सर्विस होना चाहिए, उसका कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए। आपको कहोगे सर कंटिन्यूस सर्विस का मतलब क्या होता है, तो आपने तो पढ़ा है ना कि लीव सबका जब रूल पड़ा होगा, कोई अनऑथराइज्ड लीव रहेगा ना, तो उसे क्या होता है कि सर्विस जो है इरेगुलर हो जाता है। कोई पर्सन मानी कोई कर्मचारी है जो बिना बताए छुट्टी पे निकल गया, तब उसके डिपार्टमेंट ने क्या किया, तो उसे इरेगुलर कर दिया, तो उस सर्विस को नहीं काउंट किया जाएगा, डायजॉन सर्विस हो गया, इस सब को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए 10 साल का, रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए 10 साल का, सेम लेवल पे या सेम ग्रेड पे, ठीक है। अब रहा कि सर और कुछ कंडीशन है, हाँ बहुत सारी कंडीशन है, उसको ध्यान रखिए। जो हमारा ये फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है MACP लगता है ना, केवल लेवल 15 तक लगता है, लेवल 15 के बाद नहीं लगता है। मतलब क्या समझे कि मतलब कोई पर्सन है मान लिया लेवल 14 पे, तो उसको एक बार और MCP लगेगा, 15 हो जाएगा, उसके बाद फिर MACP नहीं लगता है, तो लेवल 15 तक ही MACP लगता है, ठीक है। उसके बाद पास्ट सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर मानिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसने कहीं काम किया है पहले, मानिए को वो PSU में काम किया है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम किया है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में काम किया है, या फिर ऑटोनोमस बॉडी में काम किया है, स्टेचुरी बॉडी में काम किया है, तो अब वो फिर जब मानिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब कार्यरत हो गया, तो क्या उसका पुराना सर्विस सबको काउंट किया जाएगा, जो पुराना सर्विस स्टेट गवर्नमेंट में काम किया था, तो MACP में उसको नहीं काउंट किया जाता है। MACP में जो काउंट किया जाता है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने जो काम किया है उसको काउंट किया जाता है। अगर वो पहले किसी और PSU में काम किया हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कुछ साल काम किया हो, तो उस साल को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, कि नहीं आया समझ में, तो ये ध्यान रखना है। अब रहा कि सर प्रमोशन अर्निंग, अभी क्या होता है कि प्रमोशन जो होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, एक प्रमोशन ऐसा भी होता है कि जो सेम ग्रेड पे भी नहीं रहता है, लेकिन प्रमोशन हो जाता है। मतलब कि अगर कोई प्रमोशन ऐसा हो जो सेम ग्रेड पे रखता हो, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका ग्रेड पे बढ़ गया। आप कहोगे सर प्रमोशन का तो मतलब ये होता है कि ग्रेड पे को बढ़ाना, नहीं ऐसा नहीं, कुछ प्रमोशन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपका ग्रेड पे नहीं बढ़ता है, लेकिन आप प्रमोशन हो जाता है, ठीक है, प्रमोशन हो जाता है। तो कह रहा है कि अगर ये ऐसा वाला प्रमोशन हो चलेगा, लेकिन अगर आप प्रमोशन ले लिए और आपका ग्रेड पे बढ़ गया ना, तब नहीं चलेगा, तब MACP नहीं लगेगा, क्योंकि आपने मैंने क्या बताया था, सबसे पहला ही कंडीशन बताया था कि एक ग्रेड पे रहना है आपको, एक ग्रेड पे कोई 10 साल रहेगा तभी उसको MACP का फायदा मिलेगा। तो अगर उसका प्रमोशन हो गया, उसका ग्रेड पे बढ़ गया, तब नहीं होगा, तब नहीं मिलेगा MACP का फायदा, ठीक है। MACP का फायदा लेने के लिए एक ग्रेड पे रहना, लेकिन ऐसा कोई प्रमोशन हो जिसमें ग्रेड पे चेंज नहीं होता हो, ग्रेड पे वैसा ही रहता हो, पे वैसा ही रहता हो, तब जो है ना MACP का फायदा मिलेगा, ठीक है। अब रहा कि कोई पर्सन है जो ट्रांसफर लेता है, ठीक है, मानिए कि रिक्वेस्ट पे जो है ट्रांसफर लेता है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता था, अभी फिर से दूसरे जो है रिक्वेस्ट लेकर के किसी अपने एरिया में आना चाहता है, तो इस केस में क्या उसका पुराना सर्विस जिस डिपार्टमेंट में काम किया उसका जोड़ा जाएगा, तो या श्योरली ट्रांसफर में क्या हो जाएगा, उस हमारा ट्रांसफर मानिए कि इस जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो पुराना सर्विस तो काउंट होगा MACP में, श्योरली काउंट होगा, ठीक है। एक चीज़ और भी ध्यान रखना, अब ट्रांसफर अभी कोई पर्सन मानिए डेपुटेशन पे है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, कोई पर्सन अगर डेपुटेशन पे है ना, तो क्या होता है कि जहाँ से आया है डेपुटेशन थे, तो मानिए कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो डेपुटेशन पे दूसरे डिपार्टमेंट में गया है काम करने के लिए,
अब ये नहीं हुआ कि डेपुटेशन, अब जहाँ वो काम करता था वो सर्विस काउंट किया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सर्विस काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब जो उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो काम करता था वो सर्विस काउंट किया जाएगा। मानिए कि एक कर्मचारी है जो 7 साल मानिए किसी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम किया है, ठीक है, 7 साल। अब वो मानिए कि किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आकर के मानिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में काम करने आ गया, ठीक है, तो अब वो 7 साल का सर्विस है, ठीक है, 7 साल का सर्विस वो काउंट किया जाएगा एमएससीपी पे, ठीक है। जब एमएससीपी का फायदा लेगा तो 7 साल का वो सर्विस होगा, और मानिए 3 साल इस ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम कर दिया सेम ग्रेड पे, तो अब जो है ना यही ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसका एक ग्रेड पे को बढ़ा देगा कि नहीं। ऐसे में मानिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिफेंस में था, लेबर में आया, लेबर में 3 साल काम किया तो 10 साल हो गया टोटल सर्विस। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसके ग्रेड पे को एक लेवल बढ़ा देगा, ठीक है, तो डेपुटेशन वाला केस हो गया। अब आगे मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ये फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, इससे किसी का डेजिग्नेशन, क्लासिफिकेशन, हायर स्टेटस ये सब कुछ चेंज नहीं होता है, मतलब डेजिग्नेशन वही रहेगा लेकिन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो जाएगा, ग्रेड पे बढ़ने से उसका सैलरी जो है थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे इफ एन एम्प्लॉय इज अंडर द, मतलब कोई मानिए कि कोई ऐसा कर्मचारी है जिस पे कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, जो मतलब मानिए कुछ ऐसा चीज़ किया है जिसकी वजह से उसके जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उस पर चल रहा है, ठीक है, और मानिए वो अब इरेगुलर सर्विस में है, तो अगर इरेगुलर सर्विस में है तो एमएससीपी फिर कौन डिले हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला कि एमएससीपी तभी लगता है जब रेगुलर सर्विस हो। तो किसी पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा हो और डिपार्टमेंट ने उसे इरेगुलर सर्विस घोषित कर दिया हो तो उस केस में एमएससीपी उसका डिले हो जाएगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा। इरेगुलर सर्विस कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा, रेगुलर सर्विस होना चाहिए। रेगुलर सर्विस का मतलब जो ऑथराइज लीव पे गया हो, ठीक है कि नहीं आया समझ, ये ध्यान रखना। डेपुटेशन वाला केस में बता दिया, ठीक है। अब क्या होता है, स्टेपिंग अप का केस इसमें नहीं होता है। अभी मानिए कि कोई कर्मचारी है, ठीक है, जो 10 साल एक लेवल पे काम किया, अब जो है वो उसका ग्रेड पे बढ़ गया, तो ग्रेड पे बढ़ने से उसका सैलरी बढ़ गया। और मानिए सिंपल मैं बताता हूँ कि एक लेवल 6 का एम्प्लॉय है, ठीक है, वो 10 साल से लेवल 6 पे काम किया, अब वो लेवल 7 पे चला गया, तो अब 10 साल काम किया, एमएससीपी का फायदा मिला, लेवल 7 पे चला गया, उसका सैलरी हाइक हो गया। अभी कोई और दूसरा एम्प्लॉय जो लेवल 7 पे ही है, ठीक है, लेकिन उससे सीनियर है क्योंकि वो उसी पे पोस्ट पे आया था सीनियर। तो अभी कभी क्या होता है कि सीनियर का जो है सैलरी कम हो जाता है और जो एमएससीपी का फायदा लिया उसका सैलरी जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस केस में जो है ना सीनियर ये क्लेम नहीं करेगा कि हमको भी इसके जितना सैलरी दो, क्योंकि उसका सैलरी बहुत ज़्यादा, हमसे जूनियर है लेकिन हमसे ज़्यादा सैलरी, तो ऐसा क्लेम नहीं करेगा, ठीक है। तो नो स्टेपिंग अप का केस मतलब एमएससीपी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई मतलब ऐसा हो सकता, कहने का मतलब ये है कि एमएससीपी का किसी को फायदा मिलता है, कोई जूनियर का भी सैलरी ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू सीनियर, ठीक है। तो ऐसा रिजर्वेशन सब इसमें नहीं लगता है, ठीक है। एमएससीपी में नो रिजर्वेशन या रोस्टर सेल्फ अप्लाई कोई एमएस, क्योंकि ये फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, किसी भी एम्प्लॉय को विदाउट एनी रिजर्वेशन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगर मानिए कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वो बहुत ही चालाक है, वो क्या कर रहा है कि अपना प्रमोशन, मानिए कि 9 साल उसने एक ग्रेड पे काम किया, अब उसका प्रमोशन होने वाला है, ठीक है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन होने वाला है, तो वो सोच रहा है कि हम डिपार्टमेंटल प्रमोशन नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे हमको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, हम 1 साल रुक जाते हैं और एमएससीपी वाला फायदा लेंगे। तो ऐसा नहीं कर सकता है वो, ऐसा करेगा ना तो प्रॉब्लम है, मतलब उसको एमएससीपी का फायदा नहीं मिलेगा। अगर रिफ्यूज कर देता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन को तो उसे एमएससीपी का फायदा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर यहीं पे अगर ऐसा प्रमोशन हो जो मतलब स्टैग्नेशन की वजह से डिपार्टमेंट दे रहा हो तो उसको रिफ्यूज कर सकता है। लेकिन जो प्रमोशन रियल प्रमोशन है डिपार्टमेंट का, वो प्रमोशन लेने से अगर कोई मना करता है ना तो जो है उसे एमएससीपी का भी फायदा नहीं मिलता है। तो एमएससीपी में इतना ही था, आई होप आप लोग समझे होंगे। देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि एमएससीपी जो है एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम है जो सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी सबको दिया जाता है, साथ ही साथ जो है ये ऑटोनोमस बॉडी सबके लिए भी 2010 के बाद आ गया, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, तो 3 जो है फाइनेंशियल अपग्रेड किया जाता है, उसके लेवल को बढ़ा दिया जाता है 10 साल, 20 साल और 30 साल के सर्विस होने पे, ठीक है। बस इतना ही याद रखिए। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।